नमस्कार, क्यूज कंपटीशन क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने स्वाध्याय में निरंतर व्यस्त होंगे। आज जो हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज चल रही थी उसी को आगे बढ़ाते हुए हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत ही इजी और आसान है और बहुत छोटा सा टॉपिक है और बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और वो चीज़ें जो हमारे वातावरण में हमारे से रिलेटेड हैं उन चीज़ों को समझने में एक अलग ही मज़ा है। आज हम जो वायुमंडल है उसके संगठन के बारे में जानेंगे। वायुमंडल के संगठन में कौन कौन सी गैसों का मिश्रण पाया जाता है, कौन कौन सी गैसें किस कार्य में आती हैं, उन सभी के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की हम इस क्लास का। तो आज हम पढ़ेंगे वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल के संगठन से तात्पर्य है कि जो हमारे पृथ्वी के चारों ओर का जो वातावरण पाया जाता है उस वातावरण में कौन कौन सी गैसों का मिश्रण देखने को मिलता है। आज हम उन सभी गैसों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं और आशा करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो जो हमारी टेक्निकल टीम के द्वारा आपको डाली जा रही है वो सभी पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब हमें अंदर से मोटिवेट करता है और आपके लिए जो मेहनत का जुनून और जज्बा है वो और बढ़ता जाता है। तो शुरू करते हैं हम आज वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल का संगठन होता क्या है? तो वायुमंडल का संगठन वातावरण में पृथ्वी के चारों ओर जो वातावरण है उसमें कौन कौन सी गैसों का मिश्रण देखने को मिलता है, आज वही हम अध्ययन करेंगे। यानी वायुमंडल में उपस्थित गैसों का मिश्रण जो हमारे चारों ओर वातावरण में, चारों ओर के वातावरण में उपस्थित होती हैं उसे क्या कहा जाता है? इन्हीं गैसों के समूह को वायुमंडल का संगठन कहा जाता है। अब यहाँ तक ठीक है कि जो गैस वातावरण में चारों ओर का जो संगठन था वायुमंडल में गैसों का, उसे संगठन कहा जाता है। अब इसमें गैसें कौन कौन सी पाई जाती हैं? तो इसके अंदर हमें 4 गैसें मुख्य रूप से देखने को मिलती हैं और अन्य गैसों के बारे में भी हमें देखने को मिलता है। पहली गैस और सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस भी यही है। पहली गैस है नाइट्रोजन। कौन सी है? नाइट्रोजन। दूसरी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो कि मानव शरीर और जीव जंतुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे श्वसन क्रिया में सहायक करती है। हालांकि हम इन चारों और जो अन्य गैसें हैं उन सभी के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। पहले जान लेते हैं कि कौन कौन सी गैसें हैं जो जिनका हम अध्ययन करेंगे। तीसरा ऑर्गन, चौथा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें। नाइट्रोजन जिसकी मात्रा 78.8% पाई जाती है। ऑक्सीजन 20.94% पाई जाती है। ऑर्गन 0.93% पाई जाती है। 0.93%। CO2 देखने को मिलती है हमें 0.03% और अन्य गैसें हमें देखने को मिलती हैं 0.2%। इस प्रकार से ये 100% ये हमारे वातावरण है और इसमें जो गैसें देखने को मिलती हैं हमें वो कितनी मिलती हैं? 100% गैसें देखने को मिलती हैं। अब इन 100 गैसों में से सबसे अधिक वाली कौन सी है? N2O नाइट्रोजन है जो कि 78.8% देखने को मिलती है। सर्वाधिक गैस यही हमारी इस वातावरण में उपलब्ध है। दूसरा 20.94% ऑक्सीजन देखने को मिलती है। ऑर्गन 0.93% देखने को मिलती है। CO2 0.03% और अन्य गैसों में 0.2% देखने को मिलती हैं। आज हम इन्हीं गैसों के बारे में और विस्तृत अध्ययन करेंगे। हो सकता है पहला क्वेश्चन यहीं से पुटअप कर लिया जाए कि वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। उसके बाद में हो सकता है कि आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में जमाइए तो उससे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला क्वेश्चन तो हमें यहीं से याद रखना है। दूसरा पूछा जा सकता है कि नाइट्रोजन की जो वातावरण है उसमें कितनी मात्रा पाई जाती है? तो कितनी मात्रा पाई जाती है? 78.8%। ऑक्सीजन की 20.94%। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब आगे हम इन्हीं गैसों के बारे में अच्छे से विस्तृत से अध्ययन करने वाले हैं। तो ये
हमारी गैसों को हमने 100% मान लिया, जो सभी गैस हैं वो कितनी मान ली हमने 100%। अब इस 100% में से कौन सी गैस कितना योगदान रखती है हम उसको जानेंगे। तो सबसे पहले हमने लिया नाइट्रोजन को, ये हमारी पृथ्वी है, इस पर कितना 70.8%, 78.8% नाइट्रोजन गैस विद्यमान है। उसके बाद में दूसरी, ये तो हो गई हमारे पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने को देखने को मिलती है 20.94%, और ऑर्गन 0.93%, CO2 0.3% और अन्य गैसें 0.2%। अगर इनका क्रम देखा जाता है तो 1, 2, 3 और 4 और अन्य गैसें 5वें नंबर पर। अन्य गैसों में कई गैसों का मिश्रण हमें देखने को मिलता है, जैसे धूल, जलवाष्प, सक्रिय और असक्रिय गैसों का मिश्रण हमें देखने को मिलेगा। तो अब सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे नाइट्रोजन गैस के बारे में। नाइट्रोजन गैस किस कार्य आती है, ये कौन कौन से कार्य करने में भूमिका निभाती है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर पूरी गैसों को 100% माना जाता है, सभी गैसों को हम 100% मान लेते हैं, तो उसमें से नाइट्रोजन 78.8%, ऑक्सीजन 20.94%, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और अन्य गैसें हैं 0.2%। तो ये हमारी 100% गैस थी, जिनको हमने उनकी मात्रा के आधार पर अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर दिया। सबसे बड़ी गैस नाइट्रोजन, दूसरे नंबर की ऑक्सीजन, तीसरी ऑर्गन, चौथी CO2 और पांचवी है अन्य गैसें। तो ये तो था हमारी गैसों का विभाजन, कौन सी गैस कितनी मात्रा में पाई जाती है। अब हम प्रत्येक गैस के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे कि आखिर इन गैसों का कार्य क्या है, ये गैसें किस काम आती हैं। तो चलिए, सबसे पहले नाइट्रोजन, कौन सी नाइट्रोजन गैस के बारे में अध्ययन करेंगे। नाइट्रोजन गैस हमने अभी पढ़ लिया, ये आयतन की दृष्टि से सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। यानी कि जो मात्रा होती है, मात्रा के आधार पर हमने पढ़ा था कि जो मात्रा थी उसके आधार पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी थी, नाइट्रोजन। कौन सी थी, नाइट्रोजन। कितनी थी 78.808%। ये तो थी हमारी नाइट्रोजन। यानी आयतन की दृष्टि से सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, नाइट्रोजन। ये पेड़ पौधों की वृद्धि हेतु सहायक है। जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनकी वृद्धि में हेतु सहायक है। कभी जो किसान हैं जो अपनी फसलों को उगाते हैं और उन फसलों में जो खाद यूज़ करते हैं, विशेष करके यूरिया को कभी देखा हो तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक है। अब यूरिया देते क्यों हैं, जैसे हमारी फसल उगकर तैयार हुई, उस फसल में वृद्धि नहीं हो रही, तो फिर उस क्रिया में उसमें क्या किया जाता है, जो यूरिया होता है उसको डाला जाता है। क्योंकि जैसे यूरिया डालते हैं तो नाइट्रोजन की मात्रा से उस जो पेड़ है, उसका जो पौधा है, उसमें क्या होने लग जाती है, वृद्धि होने लग जाती है और उसकी वजह से वो अपने परिपूर्ण हो जाता है। तो जो पेड़ पौधों की वृद्धि है और विशेष करके जो फसल है उसमें बहुत ही लाभदायक है। कभी आपने उस यूरिया के कट्टे को देखा हो तो उस पर लिखा रहता है नाइट्रोजन 78%, पोटेशियम या जो भी उसका सम्मिश्रण पाया जाता है। तो याद रखना, फसलों के उत्पादन में भी ये सहायक है। जो पौधे होते हैं उनको ग्रो अप करने में भी ये अपना योगदान देती है। पहला पढ़ा, आयतन की दृष्टि से सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, मात्रा 78.8% नाइट्रोजन हमारे इस वायुमंडल में विद्यमान है। दूसरा पढ़ा, पेड़ पौधों की वृद्धि हेतु सहायक है। आगे, वायुमंडल में 125 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। जो इसका विस्तार है, ये हमारी पृथ्वी मान लेते हैं और इसके जो ऊपर वाला पार्ट है तो ये कितने तक विद्यमान होती है, 125 किलोमीटर तक। कितने तक, 125 किलोमीटर तक।
तो इसकी ऊंचाई कितनी होती है, ये हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी से 125 किलोमीटर तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। ऑक्सीजन की जलने की दर को धीमा करती है। जो ऑक्सीजन होती है जिसकी वजह से आग लगती है और जो आग जलती है उसकी दर को जलने में धीमा कर देती है। कभी एक्सपेरिमेंट साइंस में किए हो आपने, जो गिलास होता है उसके अंदर मोमबत्ती रख दी जाती है, जब उसमें ऑक्सीजन की मात्रा खत्म हो जाती है तो मोमबत्ती अपने आप जलना बंद हो जाती है। तो वही है, ये ऑक्सीजन की जलने की जो दर है उसको क्या कर देती है, धीमा कर देती है। आगे ये वायुमंडल में उपस्थित है और जिसकी मात्रा वायुमंडल में जिसकी मात्रा कितनी है 70.8%, और ये ऑक्सीजन की सक्रियता को कम कर देती है, यानी कि जो ऑक्सीजन की सक्रियता होती है उसे कम कर देती है। हमने थोड़ा आगे और पढ़ा था, ये ऑक्सीजन जो जलने की दर होती है उसे धीमा कर देती है। नाइट्रोजन आयतन की दृष्टि से सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। ये 78.8% वायुमंडल में देखने को मिलती है। 125 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। आगे हमने पढ़ा था कि जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन की दर, जो जलने की दर होती है उसे धीमा कर देती है, पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होती है। ये तो थी हमारी कौन सी, नाइट्रोजन गैस। आसानी से समझ में आ गया होगा। 78% है, आयतन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है, यह सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, पेड़ पौधों की वृद्धि हेतु सहायक है, 125 किलोमीटर तक इसका विस्तार है, ऑक्सीजन की दर को जलने में धीमा कर देती है, पेड़ पौधों की वृद्धि हेतु सहायक है, क्योंकि यह पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण करती है। आगे है हमारी ऑक्सीजन। पहली पढ़ ली हमने कौन सी, नाइट्रोजन। दूसरी सबसे बड़ी गैस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सभी जानते होंगे, ऑक्सीजन वह गैस है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। मनुष्य को जीवित रहने के लिए सर्वाधिक उपयोगी कोई गैस है तो वो कौन सी है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन O2 श्वसन क्रिया हेतु उपयोगी है, यानी हमें जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए, इस दुनिया में बने रहने के लिए सबसे उपयोगी गैस है तो वो कौन सी है, ऑक्सीजन। तो ये इसीलिए इसे हम इसको क्या कहते हैं, जीवनदायिनी गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवनदायिनी गैस, यानी हमें ये जीवन प्रदान करती है। अगर ये नहीं हो तो हम भी नहीं होंगे। और आगे वायुमंडल में 100 किलोमीटर तक पाई जाती है। अभी हमने पढ़ा था नाइट्रोजन 125 तक, ये पृथ्वी से 100 किलोमीटर का क्षेत्र है, यानी ऊपर तक ये हमें देखने को मिलती है। इसका विस्तार कितना होता है, 100 किलोमीटर तक। प्रकाश संश्लेषण के समय पेड़ पौधों O2 छोड़ते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल पेड़ है। ये जब प्रकाश सूर्य से जब सूर्य की किरणें आती हैं और सूर्य की आने वाली किरणों से ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन तैयार करते हैं। जब ये ग्रहण तो क्या करते हैं, ग्रहण तो CO2 करते हैं और हमें वापस कौन सी प्रदान करते हैं, O2 प्रदान करते हैं। तो वृक्षों का महत्व हमारे जीवन में इतना है, लेकिन आज इंसान अपनी मानवीय आवश्यकताओं को देख करते हुए या मानवीय आवश्यकताओं के चलते संसाधनों का इतना दोहन कर रहा है कि प्रकृति खुद संकट में आ गई है। तो देखा, ये सूर्य से किरणें आई, इसके माध्यम से प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये अपना भोजन तैयार करते हैं और भोजन तैयार करने में CO2 को ग्रहण करेंगे, CO2 को लेंगे और O2 को बाहर छोड़ेंगे, यानी कि ऑक्सीजन को बाहर छोड़ेंगे। अब वही विपरीत होता है इंसान के। ये कोई इंसान है, हाँ इंसान ही है। आजकल इंसान भी ऐसा ही हो गया है, क्योंकि उसे प्रकृति से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपनी ज़रूरतें और अपने परिवार से ही मतलब है। तो अब इंसान क्या लेगा, इंसान O2 ग्रहण करेगा, क्या करेगा, O2 ग्रहण करेगा और CO2 छोड़ेगा। तो इस तरीके से ये चक्र चलता रहता है। प्रकाश संश्लेषण के समय पेड़ पौधे O2 छोड़ते हैं, CO2 ग्रहण करते हैं। भाई मानव O2 ऑक्सीजन लेता है और CO2 बाहर छोड़ता है। ये
प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो पेड़ पौधे CO2 छोड़ते हैं और CO2 ग्रहण करते हैं वो, यानी प्रकाश संश्लेषण के समय पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और CO2 ग्रहण करते हैं। जीव जंतुओं के जीवन के लिए उपयोगी है, यानी ऑक्सीजन है तो कल है, जल ही जीवन है। तो ऑक्सीजन है तो 2 मिनट है, 4 मिनट है, 5 मिनट है, ऑक्सीजन नहीं है तो ये भी नहीं है। आगे अभी तक हमने 2 गैसों का अध्ययन कर लिया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा था कि नाइट्रोजन जो आयतन की दृष्टि से सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, इसकी मात्रा है 78.8%। यह ऑक्सीजन की दर को जलने में धीमा करती है। और पढ़ा था कि यह 125 किलोमीटर तक विद्यमान होती है और इसके बाद में ये पेड़ पौधों की वृद्धि हेतु सहायक है। पहला क्वेश्चन यहाँ से, चलो बाद में बता दूंगा मैं क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप करते हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2। इसकी मात्रा कितनी है? 0.03%। ये किस कार्य आती है? सबसे पहले आग बुझाने के काम आती है। अगर कहीं आग लग जाती है तो उसके काम आती है। हालांकि ये वो काम नहीं आती जब किसी का सिलेक्शन हो जाता है और अपने पड़ोसी जब जलते हैं तो उस आग को बुझाने के कार्य तो बिल्कुल भी नहीं आती, लेकिन जो सामान्य आग होती है उसे बुझाने के कार्य जरूर आती है। ये ग्रीन हाउस गैस है, पृथ्वी का तापमान बढ़ाती है। अभी बताऊंगा कैसे तापमान बढ़ाती है। इसका विस्तार 20 किलोमीटर तक पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 0.03% पाई जाती है, आग बुझाने के काम आती है। आपने नाम सुना हो अग्निशमन। जो अग्निशमन होता है, अग्निशमन ऐसा समथिंग ऐसा ही होता है। तो अग्निशमन में जो गैस भरी होती है वो कौन सी भरी होती है? CO2। क्योंकि CO2 छोड़ते ही, CO2 जैसे ही बाहर निकलेगी, CO2 बाहर आएगी तो वो क्या करेगी? वो ऑक्सीजन को कम कर देगी और जैसे ही ऑक्सीजन कम होगा तो यहाँ पर जलने वाली जो आग है वो बंद हो जाएगी। तो ये अग्निशमन में इनका प्रयोग किया जाता है। आगे, ये ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी का तापमान बढ़ाती है। इसका विस्तार 20 किलोमीटर तक पाया जाता है। पृथ्वी का तापमान, सूर्य से जो किरणें आती हैं, किरणें पृथ्वी पर आती हैं। पृथ्वी पर आने के बाद में जब ये किरणें वापस जाती हैं, क्योंकि पूरी किरणें यहाँ पर नहीं रहती, पृथ्वी की परत से टकरा करके पुनः परावर्तन होता है। जब ये परावर्तन होता है तो इन गैसों की वजह से ये क्या है? वापस ऊपर नहीं जा पाती। जब वापस नहीं जा पाती तो यहाँ का जो टेम्परेचर होता है, जो तापमान होता है, उसमें वृद्धि होती है। इसीलिए ये तापमान में वृद्धि है। और ये तापमान में वृद्धि भी हमारे लिए संकट है, क्योंकि जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हैं, जो बर्फों से ढके हुए हैं या जो ग्लेशियर हैं, इस तापमान की वजह से निरंतर पिघल रहे हैं। और जैसे ही ये निरंतर पिघलते जाएंगे तो जो हमारा जल स्तर है, समुद्री जल स्तर है, वो ऊंचा आ जाएगा। और जब वो जल स्तर ऊपर आएगा तो उसके आसपास रहने वाले जो क्षेत्र हैं वो उसकी डूब में आ जाएंगे। तो कई देश इस समस्या से जूझ रहे हैं। कौन सी वाली से? जो ग्लोबल वार्मिंग वाली से, जो वैश्विक तापमान है उससे जूझ रहे हैं। तो ये भी तापमान बढ़ाने में सहायक है। कौन सी गैस? ये हमारी गैस थी CO2। देखा, पृथ्वी से जो किरणें आई थी, किरणें आने के बाद में पृथ्वी पर नीचे पहुंचती हैं। नीचे पहुंचने के बाद में इनका परावर्तन होता है, कुछ किरणें वापस जाती हैं, तो कुछ वापस जाने के बाद में कुछ तो यहाँ रुक जाती हैं और कुछ वापस निकल जाती हैं। जब ये किरणें वापस ज़्यादा नहीं निकल पाती, उस स्थिति में जो टेम्परेचर होता है वो यहाँ का हाई हो जाता है। इस वजह से जो तापमान है पृथ्वी का, वो तापमान बढ़ता जाता है। और अभी आप देख सकते हो कि जो तापमान है वो निरंतर कितना बढ़ता जा रहा है। तो ये तो था हमारा क्या? पृथ्वी का तापमान। और इस तापमान की वजह से क्या हो रहा है? कई देशों पर संकट आ रहा है, क्योंकि इनकी वजह से जो जल स्तर है वो क्या हो रहा है? निरंतर ऊंचा बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। CO2 को पढ़ा था हमने, इसकी 0.03% पाई
जाती है, अग्निशमन में या आग बुझाने के काम आती है। ग्रीन हाउस गैस है, पृथ्वी का तापमान बढ़ाती है और इसका विस्तार पृथ्वी से कितना पाया जाता है 20 किलोमीटर तक। कितना पाया जाता है 20 किलोमीटर तक, यानी सबसे नीचे पाई जाती है ये। इसी वजह से हमारे ऑक्सीजन जो 20.94% है, इतनी होते हुए भी ये गैस क्यों अधिक है, क्योंकि ये पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक पाई जाती है। 20 किलोमीटर तक ही इसका विस्तार पाया जाता है। और जबकि हमारी जो ऑक्सीजन है O2 जो कि 20.94% है, लेकिन ये 100 किलोमीटर तक पाई जाती है। तो अब इतने वाले क्षेत्र में ये विस्तृत हो जाती है, जबकि ये 20 किलोमीटर तक पाई जाती है। इस वजह से क्या है, ये इसका प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। तो यहाँ तक क्लियर सभी के। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने हेतु जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो वो सम्मेलन हुआ था क्योटो में। क्योटो जापान का एक शहर है। अब ये क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था 1997 में, 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को लेकर के ये प्रोटोकॉल किया गया था। यहाँ तक 3 गैसें हमने विस्तार से पढ़ ली। अब आगे चलते हैं। आगे है अन्य गैसें। अन्य गैसों में कौन कौन सी हैं, इसके अंदर सक्रिय व असक्रिय गैसों का समूह होता है या शामिल होती हैं। इसके अंदर सक्रिय और असक्रिय गैसों का समूह होता है या शामिल होती हैं, और इसमें धूल के कण और जलवाष्प भी हमें देखने को मिलते हैं। तो हम पहले धूल के कण सभी ने देखे होंगे। जैसे हमारी किसी खिड़की से प्रकाश आता है, उस प्रकाश में जब आप देखते हो तो आपको उसमें छोटे छोटे से कण आपको देखने को मिलते हैं। तो वही है धूल के कण। वायुमंडल में परावर्तन व प्रकीर्णन की क्रिया से प्रकाश का फैलाव होता है। ये धूल के कणों की वजह से जो प्रकाश है वो फैलता है एक कण पर दूसरे कण पर, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो पृथ्वी पर प्रकाश आता है वो फैलता है। तो प्रकाश फैलने में क्या सहायक है, परावर्तन व प्रकीर्णन। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा एक और अत्यंत महत्वपूर्ण गैस जलवाष्प क्या होती है। जलवाष्प अन्य गैसों की तुलना में अत्यधिक परिवर्तनशील है। जो जलवाष्प है, जो अन्य गैस हैं, उन सभी की तुलना में क्या है, अत्यधिक परिवर्तनशील है। इसका विस्तार 50 किलोमीटर तक है। इसका विस्तार कितने तक है, पृथ्वी से 50 किलोमीटर तक। कितने तक, 50 किलोमीटर तक। अन्य गैसों में सक्रिय गैसें पाई जाती हैं, धूल के कण पाए जाते हैं, जलवाष्प पाए जाते हैं। धूल के कण प्रकाश परावर्तन या प्रकीर्णन की क्रिया के द्वारा प्रकाश का फैलाव करते हैं। जलवाष्प पृथ्वी से 50 किलोमीटर के एरिया में पाई जाती है, अत्यधिक परिवर्तनशील गैस है। आगे है हमारा जलवाष्प की मात्रा। जो जलवाष्प की मात्रा हमने 50 किलोमीटर तक पढ़ी थी, वो अब कैसे थी, तो अब पढ़ते हैं। जो 50% मात्रा होती है, जो उसका 50% भाग होता है, जैसे ये पृथ्वी की परत है। पृथ्वी से जैसे ही हम ऊपर गए कितना, 2 किलोमीटर तक। कितने तक, 2 किलोमीटर तक। 2 किलोमीटर तक 50% इसका हिस्सा हम देखने को मिल जाएगा। जैसे ही हम 8 किलोमीटर तक जाते हैं, 8 किलोमीटर तक इसका 90% भाग देखने को मिल जाता है, और बाद बाकी का बचा 10% भाग हमें कहाँ मिलता है, ऊपर के मंडल में देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। 50% 2 किलोमीटर तक इसका 50%, 100 में से 50% भाग देखने को मिलता है। उसके बाद में 90% तक, यानी कि 40%, 90% तक का जो क्षेत्र है, 8 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है, उसमें 90% देखने को मिलती है, और बाद बाकी के 10% है वो अन्य मंडलों में देखने को मिलती है। वही लिखा है 50% तक 2 किलोमीटर तक पाया जाता है इसका भाग, 90% भाग 8 किलोमीटर तक पाया जाता है, बाकी 10% भाग अन्य मंडलों में पाई जाती है। एक और जलवाष्प भूमध्य रेखा पर 1% पाई जाती है। जो भूमध्य रेखा है उस पर 1% पाई जाती है, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में ये 4% तक पाई जाती है। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, यहाँ तो 1% देखने को मिलेगी, लेकिन ये हमारे ध्रुवीय क्षेत्र हैं, इनमें कितना देखने को मिलेगी, 4% तक देखने को मिलेगी। एक और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन सर्वाधिक पूछा गया है कि ज्वालामुखी क्रिया से सर्वाधिक निकलने वाली गैस
कौन सी है? तो ज्वालामुखी क्रिया से निकलने वाली सर्वाधिक गैस कौन सी है? वो है हमारी जल वाष्प। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। मैं आपको इनका पुनः रिवीजन करवा दूंगा थोड़ी देर बाद। ये हमारी पृथ्वी है, हमने पहले पढ़ा था। पृथ्वी से जो 20 किलोमीटर तक का क्षेत्र है उसमें CO2 देखने को मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलती है। किसके काम आती है? आग बुझाने के काम आती है, अग्निशमन में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में हमने जो 20 किलोमीटर तक क्षेत्र था उसमें कौन सी हो गई? कार्बन डाइऑक्साइड। अब आगे, अब यहाँ से लेकर के 50 किलोमीटर तक का 100 किलोमीटर तक का क्षेत्र है, उसमें हमें कौन सी देखने को मिलेगी? O2 यानी ऑक्सीजन, जीवनदायिनी गैस 20.94% पृथ्वी पर पाई जाती है। 100 किलोमीटर, पृथ्वी से 100 किलोमीटर तक ऑक्सीजन देखने को मिलती है जिसकी मात्रा 20.94% है, जीवनदायिनी गैस है। आगे पृथ्वी से लेकर 125 किलोमीटर तक हमें नाइट्रोजन देखने को मिलती है और इसकी मात्रा है 78.8%। इतना सभी की समझ में आ गया होगा कि किलोमीटर में कैसे पाई जाती है, उसके बारे में हमने देख लिया। अब आगे है हमारा जलवाष्प, कि जलवाष्प की मात्रा कैसे देखने को मिलती है। एक मिनट। तो जलवाष्प भी हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी से जो 2 किलोमीटर तक का क्षेत्र है उसमें हमें कितना देखने को मिलती है? 50%। और पृथ्वी से लेकर के 8 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है उसमें कितना परसेंट देखने को मिलती है? 90%। और बाद बाकी के जो भी मंडल बचे हुए हैं उनमें 10% विभक्त है। पृथ्वी से 2 किलोमीटर तक 50% भाग पाया जाता है और पृथ्वी से लेकर के 8 किलोमीटर तक 90% देखने को मिलता है। और पृथ्वी से जो जलवाष्प है वो 10% अन्य मंडलों में विभक्त थी। ये तो थी हमारी गैसें। अब इनका हम पुनः रिवीजन कर लेते हैं जिसकी वजह से आपको याद तुरंत हो जाए। सभी मेरे साथ दोहराना। वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल में जो चारों तरफ गैसें पाई जाती हैं उन्हें हम वायुमंडल का संगठन के नाम से जानते हैं। इसमें मुख्यतः हमें 4 प्रकार की गैसें पाई जाती हैं और एक अन्य गैसें भी पाई जाती हैं, यानी मिलाकर के 5। पहली नाइट्रोजन 78.8% देखने को मिलती है। ऑक्सीजन 20.94% देखने को मिलती है। ऑर्गन 0.93% देखने को मिलती है। CO2 0.03% देखने को मिलती है और अन्य गैसें 0.2% देखने को मिलती हैं। ये हमारा वातावरण है, इसमें ये सारी गैसें विद्यमान हैं। सर्वाधिक पाई जाने वाली नाइट्रोजन, दूसरे नंबर की ऑक्सीजन, तीसरे नंबर की ऑर्गन, चौथे नंबर पर CO2 और 5वें नंबर पर अन्य गैसें। अन्य गैसों में हमने पढ़ा था धूल और जलवाष्प को। किसको? धूल और जलवाष्प को। सभी दोहराते रहें एक बार। अपने जहाँ भी बैठे हुए हैं पेन कॉपी लेकर के जो नोट्स बना रहे हैं उनमें सभी में दोहराते चलें इनको, तो ताकि आपको जल्दी रिकॉल हो जाएगा। आगे पढ़ा था हमने इनका विभाजन। नाइट्रोजन 78%, पृथ्वी जो वायुमंडल उसमें 78% पाई जाती है। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन 20.94%, ऑर्गन 0.93%, CO2 0.03% और अन्य 0.2% देखने को मिलती है। आगे बढ़ा था हमने नाइट्रोजन। ये आयतन की दृष्टि से सर्वाधिक पाई जाती है। पेड़ पौधों की वृद्धि हेतु सहायक है। 125 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका विस्तार पाया जाता है। ऑक्सीजन की जलने की दर को धीमा करती है। वायुमंडल में जिसकी मात्रा 78.08% है, ऑक्सीजन की सक्रियता को कम करती है। ये हमने पढ़ा था। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि नाइट्रोजन का वायुमंडल में कितना विस्तार है? ऑप्शन 125 किलोमीटर। वह कौन सी गैस है जो ऑक्सीजन की जलने को दर को धीमा करती है? जो बिल्कुल जलना बंद कर दे वो तो कौन सी है? हमारी CO2। लेकिन जो उसकी दर को जलने को धीमा कर देती है वो कौन सी है? नाइट्रोजन। आयतन की दृष्टि से क्वेश्चन, आयतन की दृष्टि से सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वायुमंडल में कितने परसेंट विद्यमान है? 78.08%। आगे चलते हैं हम। ये तो नाइट्रोजन से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आगे ऑक्सीजन से पूछ सकता है। ऑक्सीजन से श्वसन क्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस या श्वसन क्रिया हेतु सबसे उपयोगी गैस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वायुमंडल में ऑक्सीजन का विस्तार कितने किलोमीटर तक पाया जाता है? 100 किलोमीटर तक। प्रकाश संश्लेषण के समय पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? CO2। मनुष्य कौन सी गैस ग्रहण करता है? ऑक्सीजन। कौन सी गैस छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2।
ये जीव जंतुओं के श्वसन में सहायक है। जीवनदायिनी गैस के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑक्सीजन को। आप इनको सभी दोहराते चलें, क्वेश्चन में इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। अगर आपके ये टॉपिक लगता है वायुमंडल का संगठन तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आगे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मात्रा वायुमंडल में विद्यमान है? 0.03%। क्वेश्चन नंबर 2, आग बुझाने के लिए काम में ली जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, या अग्निशमन में जो प्रयोग की जाती है कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। पृथ्वी का तापमान बढ़ाने में जो योगदान देती है कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। और अगला क्वेश्चन है, इसका विस्तार कितने किलोमीटर तक देखने को मिलता है? 20 किलोमीटर तक। ग्रीन हाउस को लेकर के जो प्रोटोकॉल हुआ था वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1997 में। कहां पर हुआ था? क्योटो, जापान में। आगे जिनसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं मैं उन्हीं को दोहरा रहा हूं। अन्य गैसों में सक्रिय, असक्रिय और धूल और जलवाष्प को शामिल किया जाता है। हमने पढ़ा था धूल। धूल की वजह से जो प्रकाश का फैलाव होता है वो किसकी वजह से होता है? कि इसमें जो परावर्तन और प्रकीर्णन होता है उसकी वजह से जो प्रकाश होता है उसका फैलाव पाया जाता है। पूछा जाता है कि प्रकाश के फैलाव हेतु जिम्मेदार है धूल के कण। और अगर और पूछा जाता है तो प्रकाश का फैलाव हेतु उपयोग क्यों फैलता क्यों है? तो वो किस वजह से फैलता है? परावर्तन और प्रकीर्णन के कारण। आगे पूछा जाता है जलवाष्प। जलवाष्प परिवर्तनशील, सबसे अधिक परिवर्तनशील गैस है तो वो कौन सी है? जलवाष्प है। इसका विस्तार हमें 50 किलोमीटर तक देखने को मिलता है। आगे जलवाष्प की मात्रा पढ़ ली हमने। 50% भाग 2 किलोमीटर तक, 90% भाग 8 किलोमीटर तक और बाकी का 10% अन्य मंडलों में विभक्त होती है। जलवाष्प भूमध्य रेखा पर कम होती है, ध्रुवों पर अधिक होती है। भूमध्य रेखा पर 1% होती है और ध्रुवों पर 4% तक पाई जाती है। और ज्वालामुखी क्रिया से निकलने वाली सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो वो कौन सी होगी? हमारी जल वाष्प। आगे अगर पूछा जाता है क्वेश्चन, भाई CO2 कितने तक पाई जाती है? 20 किलोमीटर तक। ऑक्सीजन 100 किलोमीटर तक। नाइट्रोजन 125 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। ये और आगे जो जलवाष्प है 2 किलोमीटर तक 50% भाग, 8 किलोमीटर तक जो 90% भाग है वो जलवाष्प का देखने को मिलता है और 10% भाग अन्य मंडलों में देखने को मिलती है। ये तो था हमारा आज का जो वायुमंडल का संगठन था। बहुत ही आसान और बहुत ही इजी टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसे पुनः कभी इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़े। फिर भी अगर आपका एग्जाम टाइम पर थोड़ा सा टाइम मिल जाता है तो इसे वापस रिकॉल करके देख सकते हो। तो ये तो था हमारा वायुमंडल का संगठन जो हमने पूर्ण कर लिया। और जो हमारी सीरीज चल रही है वर्ल्ड ज्योग्राफी की वो इसी क्रम में निरंतर आपको देखने को मिलेगी। हम निरंतर इसमें दिन ब दिन इसमें नए नए जो नवाचार हैं वो करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका थोड़ा सा टाइम की वैल्यू भी हम समझते हैं और आपका समय जो बहुत कीमती है उसका भी हम सम्मान करते हैं। इसी वजह से आपको इन PPT के माध्यम से इतनी मेहनत करके आपको ये लाया जा रहा है। तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ में आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली नई क्लास में। उम्मीद करते हैं